नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस में। आयुर्वेद वाला सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर थर्ड या टॉपिक थर्ड की बात करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर थर्ड में देख रहे होंगे, इसका नाम है गर्भ शारीर। अर्थात यहाँ पर जो भी बातें होगी, जो भी गर्भ के निर्माण के लिए जो अभी आवश्यक चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नाम है गर्भ शारीर। कहीं ना कहीं हम लोग सबसे पहले गर्भ के बारे में देखते हैं कि गर्भ की परिभाषा क्या है। मीन्स गर्भ से संबंधित जो भी बातें यहाँ पर होंगी, इस चैप्टर में पूरी पूरी बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है इस गर्भ शारीर में, क्या है? गर्भ की परिभाषा। तो यहाँ देख रहे होंगे गर्भ की परिभाषा। तो ये है आपके सामने। गर्भ की परिभाषा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक आचार्य अपनी बात रखते हैं। मीन्स गर्भ के लिए आवश्यक जो भी फैक्टर होंगे उसके बारे में ये लोगों ने रखा है। आइए वन बाय वन बात करते हैं कि यहाँ पर देख रहे होंगे चरक शारीर, चरक संहिता शारीर स्थान के चौथे अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक है। मीन्स कि जो चरक शारीर का, चरक ने जो गर्भ की परिभाषा दी है चौथे नंबर के चैप्टर में दिया है, और जबकि सुश्रुत ने गर्भ की परिभाषा कहाँ दिया है? 5वें चैप्टर में दिया है। तो चरक ने गर्भ की परिभाषा चौथे चैप्टर में दिया है, सुश्रुत ने गर्भ के परिभाषा शारीर स्थान के 5वें चैप्टर में दिया है। तो आइए शुरू करते हैं कि यहाँ पर दिया है शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। तो इस तरह से ये श्लोक कंप्लीट हुआ था। ये श्लोक देख रहे होंगे शुक्र शोणित। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक एक का मीनिंग देखेंगे। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट है शुक्र, दूसरा पॉइंट है शोणित, तीसरा पॉइंट है जीव। इनका क्या होना है? संयोग होना है। शुक्र शोणित जीव का संयोग। तो हम लोग बात करते हैं कि शुक्र और शोणित। तो शुक्र को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे शुक्र को हम लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं शुक्र क्या है? मीन्स शुद्ध शुक्र होना चाहिए। मीन्स शुक्र को हम कोरिलेट करेंगे तो स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद देखेंगे शोणित क्या है? शोणित को और कोरिलेट करें, शोणित को कोरिलेट करें तो क्या है? ओवम। ओवम से कोरिलेट करते हैं। और जीव की बात कर रहे हैं, यहाँ है जीव। यहाँ पर जीव का मतलब ये है कि इसको आत्मा से बोलते हैं। आत्मा अर्थात जब गर्भ का निर्माण होता है, शुक्र शोणित का संयोग होता है, तो उसमें आत्मा का प्रवेश होता है। कहते हैं ना कि आत्मा जीवन का लक्षण है। तो ये आत्मा जो है, जीव की बात कर रहा है, आत्मा है। अल्टीमेट इसको हम लोग जीवात्मा बोलेंगे। ये क्या है? जीवात्मा। ये जो जीव में आत्मा होती है दैट इज कॉल्ड जीवात्मा। तो जीव क्या है? जीवात्मा। मीन्स शुक्र शोणित का जब शुक्र शोणित का संयोग होगा और उसमें जीवात्मा प्रवेश करेगी तो क्या होगा? तू खली कुक्षिगते। ये पूरी घटनाएं कहाँ हो रही है? ध्यान देने वाली बात है। शुक्र शोणित संयोग और उसमें संयोग के पश्चात उसमें आत्मा का प्रवेश। तो ये पूरी घटनाएं कहाँ हो रही है? कुक्षिगते। तो ध्यान दीजिएगा, कुक्षिगते एक शब्द होगा, कुक्षिगते। तो कुक्षिगते ये पूरी प्रोसेस या जो भी फिनोमेना हो रही है, ये कहाँ हो रही है? कुक्षी के अंतर्गत। तो कुक्षी का मतलब क्या दिया हुआ है? कुक्षी का मीनिंग क्या है? कि गर्भाशय। नाम से क्लियर होगा कि गर्भ का आशय, जिसको हम बोलते हैं गर्भ का आशय बोल सकते हैं, आश्रय बोल सकते हैं, या इसको हम लोग उसका नाम देते हैं यूटरस। तो यूटरस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उसका फैलोपियन ट्यूब होता है। उसमें क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन होता है। देन उसमें जीव अर्थात जीवात्मा अर्थात आत्मा का प्रवेश होता है। तब उसको हम लोग एक गर्भ की संज्ञा देते हैं। देखते हैं गर्भ संज्ञा भवति, तब उसको हम लोग गर्भ की संज्ञा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुक्र शोणित का संयोग करा दे और उसमें आत्मा प्रवेश करा दे, वो उसको गर्भ की संज्ञा कह देंगे। तो ये पूरी घटना कहाँ हो रही है? पूरी कुक्षी मीन्स होता है गर्भाशय अर्थात गर्भ का आश्रय अर्थात यूट्रस के अंतर्गत हो रहा है। तो मॉडर्न से हम लोग कोरिलेट जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में
स्पर्म एंड ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है, देन उसके बाद उसमें जो है उसका मूवमेंट होता है, उसका ट्रांसफर होता है फॉलोपियन ट्यूब से, उसका ट्रांसफर होगा। जिस तरह से देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये एक तरह से यूट्रस है। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब पर इधर से शुक्र की एंट्री होती है, ये इधर से शुक्र आता है, शुक्र आएगा, इधर से ओवम, इधर से शोणित अर्थात ओवम, शोणित अर्थात ओवम, इसकी एंट्री होती है और ये ओवम यहाँ ये एंट्री रास्ता करता है। यहाँ पर शुक्र और शोणित, शुक्र और शोणित, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस रीजन में जो एम्पुलर रीजन है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जब एक गर्भ का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब गर्भ बन जाएगा तो ये धीरे 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 इसके एलांग इम्प्लांट हो जाता है, ये यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, एक तरह से कवर हो जाएगा, इसको नाम देते हैं कि गर्भ है। तो ये है आपका गर्भाशय, गर्भाशय, तो इसको गर्भ का आश्रय, तो इस तरह से इसको हम लोग गर्भ की संज्ञा नाम देते हैं। आइए देखते हैं सुश्रुत ने किस तरह से डिफाइन किया है। तो चरक का बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों ने डिफिनेशन दिखा, और उसके बाद देखेंगे सुश्रुत ने क्या कुछ अलग बोला है। तो सुश्रुत के फैक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर जो चरक की बात किए थे तो 1 2 3 4 पॉइंट, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कुछ चीजें छूट गई है। संयोग की बात की गई है, संयोग। अब यहाँ शब्द जो संयोग है, जो शब्द संयोग बना हुआ है, किससे बना है? संयोग। संयोग का मीनिंग क्या होता है? सम्यक योग। संयोग का मीनिंग होता है कि सम्यक योग। संयोग का क्या मीनिंग है? सम्यक योग। और सम्यक योग किसे कहेंगे? ये तभी सम्यक योग माना जाएगा जब शुक्र शोणित जब शुद्ध रूप में होंगे, अर्थात शुद्ध शुक्र और शुद्ध शोणित होंगे, और उसमें तब जीवात्मा का प्रवेश होगा, तब उसको माना जाएगा सम्यक योग। तो इसलिए कह रहा है शुक्र शोणित जीव संयोगी, मीन्स शुक्र शोणित का जब आपस में संयोग होता है, सम्यक योग होता है, और उसके साथ साथ उसमें जीवात्मा का प्रवेश होता है। टू खलु कुच्छी गते, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है? कुच्छी के अंतर्गत होती है, गर्भाशय के अंतर्गत होती है, उसे हम गर्भ की संज्ञा कह देते हैं, तब उसे गर्भ कहते हैं। आइए बात करते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग उन्होंने किस तरह से गर्भ को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन्होंने भी कुछ इसी तरह से जो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गर्भ, यहाँ पर भी कुछ उन्होंने सेम पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसको ध्यान देना है कि कौन कौन से किस नाम से है। तो पहले देखेंगे शुक्र, तो उसी नाम से है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ तक जो लाइन है, यहाँ तक जो लाइन है ये गर्भ की परिभाषा है। तो देख रहे हैं शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। तो सही मायने में देखा जाए सुश्रुत का अकॉर्डिंग जो गर्भ का डिफिनेशन है यही 1 से 1.5 लाइन वाली कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद की चीजें हम लोग देखेंगे। तम चेतना वस्थितम, उसके बाद गर्भ के निर्माण के बाद ये पूरा आगे की प्रोसेस है। तम चेतना वस्थितम वायुर्विभजति, तम चेतना वस्थितम वायुर्विभजति तेज एन पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी संहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धित स यदा हस्तपाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदिभिर अंगय रूपस्तदा शरीर इति संज्ञा लभते। तो ध्यान देने वाली बात है कि सुश्रुत ने गर्भ की परिभाषा के साथ साथ उसी को आगे बढ़ाकर, उसी श्लोक को आगे बढ़ाकर उन्होंने शरीर की परिभाषा भी उसी के साथ कंटिन्यू कर दी थी। देखेंगे शरीर इति संज्ञा लभते, इस तरह से उन्होंने कह दिया, शरीर को भी डिफाइन उसी लाइन में आगे की तरफ कर दिया। तो
कितना सुंदर है कि गर्भ की परिभाषा के साथ साथ उन्होंने शरीर की भी परिभाषा को डिफाइन कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए, जब गर्भ की परिभाषा पूछी जाए तो कोशिश करिए कि आप गर्भ इति उच्यते यहीं तक लिखिए। अगर यहाँ तक लिखेंगे तो ठीक, लिखते भी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा भी लिखें तो भी ठीक है। इसका मतलब कि गर्भ की परिभाषा में आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। गर्भ के साथ साथ आप लोग शरीर की परिभाषा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ तक ये गर्भ की परिभाषा है। उसके बाद क्या है, शरीर की परिभाषा है। तो हम लोग देखते हैं, पहले गर्भ की परिभाषा देखेंगे, उसी में हम लोग शरीर को इंक्लूड कर देंगे। तो देखते हैं शुक्र शोणित। तो पहला पॉइंट है शुक्र, अर्थात शुक्र को हम लोग क्या दिए थे, स्पर्मेटोजोआ। तो शुक्र को हम लोग अलग लिखेंगे, शुक्र है दूसरे नंबर पे, पहला पॉइंट है शुक्र, दूसरा नंबर पे शोणित है। और ये घटनाएं कहाँ रही है, गर्भाशयस्थ, मीन्स कहाँ हो रही है, गर्भाशय में। तो तीसरा पॉइंट देखा गर्भाशय हो गया, मीन्स गर्भाशय में हो रहा है। और देखेंगे आत्म, आत्म मीन्स ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो ये फैक्टर है, मीन्स शुक्र है, स्पर्म है, शोणित है, ओवम है, और आत्म मीन्स जीवात्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान देने वाली बात है कि चरक ने जीवात्मा को सिंपल जीव शब्द से बोधित किया है, इंडिकेट किया है, जबकि सुश्रुत ने आत्मा टर्म से, आत्म या आत्मा शब्द से यहाँ पर श्लोक में उनके आया है। साथ ही साथ देखेंगे प्रकृति विकार समूर्छितम। प्रकृति विकार समूर्छितम का मतलब ये है कि जो पंचमहाभूत होते हैं उनके विकार, पंचमहाभूतों के विकार। तो पंचमहाभूतों के विकार जब आपस में मिलते हैं या उनकी क्रिया होती है तब उससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला पॉइंट है शुक्र। तो शुक्र सेम उसी तरह से शुक्र, शुक्र को हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ। दूसरा पॉइंट है शोणित, शोणित, शोणित को हम लोग ओवम बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट हम लोग आत्मा को तीसरा पॉइंट कहना चाहिए हम लोग को, ये आत्मा तीसरा है। और पूरी घटनाएं कहाँ हो रही है, गर्भाशय में हो रही है। तो ये है आत्मा। आत्मा का मतलब क्या है, जीवात्मा, जीवात्मा। इनका जब प्रवेश हो रहा है, और कहाँ हो रहा है पूरी घटना, ये हो रहा है गर्भाशय में। तो यहाँ पर सिंपल गर्भाशय शब्द से ही दे दिया, जबकि चरक ने कहा कुच्छी गति मीन्स यूट्रस, यूट्रस। तो ये चीजें पूरी क्या हो रही है, प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। उसके बाद देखेंगे सुश्रुत ने गर्भ की परिभाषा के साथ साथ क्या कर रहे हैं, शरीर को डिफाइन किया। तो शरीर का निर्माण कैसे होगा, जब गर्भ का निर्माण हो गया है तब उसमें क्या होगा कि जब चेतना उसमें प्रवेश कर जाती है, तम चेतना वसतम। तो पहले से चेतना आत्मा के रूप में प्रवेश है। तो कह रहा तम चेतना वसतम मीन्स आत्मा, उस गर्भ में आत्मा के प्रवेश के बाद क्या होगा कि पंचमहाभूत का इसके क्रिया होंगी। तो पंचमहाभूत की क्रिया किस तरह से होंगी देखेंगे कि वायु विभजती, वायु क्या कर रही है, विभजन का कार्य कर रही है। वायु क्या करती है, सेल डिवीजन का कार्य करती है, क्लीवेज कराती है। तो वायु विभजती मीन्स इस तरह से तेज एन पचती, तेज एन पचती। तो तेज एन पचती, तेज क्या कर रही है, पाचन का काम कर रही है। यहाँ तेज से क्या मतलब है, तो यहाँ पर तेज से मतलब है कि जितनी भी इंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है इस ड्यूरिंग फॉर्मेशन, जो डिफरेंट सब्सटेंस बनते हैं, तो वहाँ पर जो तेज शब्द है मीन्स जो डिफरेंट इंजाइमेटिक एक्शन है दैट इज कॉल्ड तेज। तो यहाँ पर जो तेज एन पचती, तेज के द्वारा पाचन होता है, अर्थात पित्त महाभूत जो अग्नि महाभूत है उसके द्वारा पाचन की बात कर रहा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग आपह क्लेदयंती। आप मीन्स होता है जल, आप मतलब होता है जल। तो उसके जल क्या करता है, क्लेदन का काम करता है, क्लेदन का काम क्लीनता करता है। आप क्या करता है, क्लेदन करता है। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी संहनती। तो पृथ्वी संहनती, संहनती मीन्स कंडेंसेट, कंडेंस करना, इसको कंडेंस करती है। जब 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 13, मारुला से ब्लास्टुला, इस तरह से स्टेजेस आते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है और वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट बन जाता है। तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनने का काम किसकी वजह से होता है, पृथ्वी महाभूत की वजह से होता है। और आकाश महाभूत क्या करता है, विवर्धयति। आकाश महाभूत
उनके बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है। आकाशम विवर्धति, आकाश उनको बढ़ाता है, उनके आकार को बढ़ाता है, आकाश महाभूत एवं विवर्धित, और विवर्धित होकर क्या होता है, स यदा। उसके बाद क्या होगा, जब पंचमहाभूत की क्रिया हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, हस्त पाद जिह्वा, मीन्स जो भी अंग प्रत्यंग है वो अब दिखाई देने लगेंगे कुछ समय के बाद। मीन्स हाथ, पैर, जिह्वा, घ्राण, घ्राण मीन्स होता है नोज, ठीक, और कर्ण, नितंब आदि, ये जो अंगों की उत्पत्ति हो जाएगी, मीन्स ये अंगों की उत्पत्ति हो जाएगी, उसे क्या नाम देंगे, उसे शरीर इति संज्ञा लभते। तो इस तरह से हम लोग इसको शरीर की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखा कि चरक ने भी गर्भ की परिभाषा बताई है, सुश्रुत ने भी गर्भ की परिभाषा बताई है, लेकिन अंतर इतना है कि सुश्रुत ने गर्भ की परिभाषा के साथ साथ जो है उसमें पंचमहाभूत की क्रिया होने के पश्चात जब उसपे अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति होती है तब उसको हम लोग शरीर की संज्ञा या उपमा देने लगते हैं। सही मायने में अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछे कि गर्भ की परिभाषा लिखे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि चरक का लिखना है कि सुश्रुत का लिखना है। सबसे पहले प्रेफरेंस आपको सुश्रुत को देना है। क्यों देना है, क्योंकि कहा गया है शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ। तो इसको ध्यान रखते हुए कि शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ के आधार पर हम लोग सबसे पहले सुश्रुत को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अगर मैटर ज्यादा डिपेंड करता है कितने नंबर का प्रश्न है, तो उस हिसाब से हम लोग चरक को भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो मीन्स सबसे पहले हम लोग सुश्रुत को लिखेंगे, देन चरक को लिखेंगे। सुश्रुत में भी कोशिश करेंगे कि पूरा लिखें, उसको एक्सप्लेन कुछ इसी तरह से कर दें कि जब इस पे पंचमहाभूत की क्रिया होती है, उसके बाद इसमें अंग प्रत्यंग उत्पत्ति होती है, जिससे शरीर की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखा गर्भ की परिभाषा हम लोग का समाप्त होता है। धन्यवाद।